लेसन इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी इसके ज्यादा है। लाइफ प्रोसेस के, लाइफ प्रोसेस बड़ा भी है और लाइफ प्रोसेस वैसे भी आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपन डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशंस क्या क्या होती है? देखो, इस पूरे लेसन में अपन लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है आपकी लाइफ भले प्लांट की हो या एनिमल की हो, जो उसका जीवन है उसके अंदर प्रोसेसेस क्या क्या कंप्लीट होती है प्लांट और एनिमल दोनों में, उन सारे प्रोसेस का स्टडी अपन इस लेसन में करेंगे। तो डेफिनेशन भी लगभग लगभग उसी के अकॉर्डिंग है। द प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल, है ना, ऑर्गेनिजम्स, दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। एक बार और रिपीट कर देते हैं, द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी, processes which are necessary for the survival of living organisms। और समझ में आ गया? मतलब ऐसी सारी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है, उन सबको आप लाइफ प्रोसेस कहेंगे। मतलब किसी भी लाइफ प्रोसेस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी लाइफ प्रोसेस ऐसी नहीं है उसके बिना जिसको आप इराडिकेट कर देते हैं या हटा देते हैं या उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है या कोई खराबी आ जाती है और उसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। सारी लाइफ प्रोसेस आपकी इंपॉर्टेंट है और उन सभी प्रोसेसेस को जो आपकी बॉडी में कंप्लीट होती है या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होती है और वो उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो, उन सभी को अपन लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स दैट आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, उनको आप लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ प्रोसेसेस का? तो देखो, लाइफ प्रोसेसेस एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एंश्योर करती है। लाइफ प्रोसेसेस ये करती है कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव करे, जो इन्वायरमेंट उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट अडाप्टेशन वो शो करे और उसके सर्वाइवल को कोई थ्रेट नहीं हो, है ना। कंट्रोल मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन काम का, ये भी कोऑर्डिनेशन भी ये करती है। तो पूरी बॉडी में, जैसे आपका पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो उन ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये लाइफ प्रोसेसेस करती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है और अकॉर्डिंग दोनों में मैनेजमेंट नहीं है, तो आपकी लाइफ इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे अगर आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर अपन जितने भी एम्प्लॉइज को मानते हैं, अगर उनके एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है या दोनों के बीच में कुछ लिंक नहीं है, तो वो स्कूल सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से आपकी लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस, सारी लाइफ प्रोसेसेस इंटर लिंक्ड है। जैसा तुमने पढ़ रखा है या तुमको एक बार पढ़ा रखा है तो तुमको ये लगेगा डाइजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रेस्पायरेशन। डाइजेशन और रेस्पायरेशन बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। रेस्पायरेशन और डाइजेशन वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरी तरह से लिंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मिस्टेक आती है तो ये अफेक्टेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट होगा तो बिल्कुल आपकी दूसरी लाइफ प्रोसेसेस भी अफेक्टेड होगी। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेट होकर चलती है ना। तो किसी भी एक ऑर्गन में अगर कोई भी खराबी आती है तो वो बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित करेगा, है ना। तो ये फर्स्ट जो आपका टॉपिक है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, वो बता दिया आपको। तो आपके मेंटेनेंस और के अंदर या सर्वाइवल के अंदर जो भी नेसेसरी थिंग्स होती है या नेसेसरी प्रोसेसेस होती है उनको आप लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है ना। चलो अगला आ जाते हैं। सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, पर इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है। सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गन नहीं है जो उस
काम को करता हो। मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर जो होते हैं परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स हैं और उनके अंदर परफेक्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन एक निश्चित वर्क को करने के लिए मेंटेन होता है ना। जैसे हार्ट है, हार्ट इज यूज फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। जैसे किडनीज है, तो किडनीज क्या करती है, एक्सक्रीशन में यूज करती है, इसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सिंगल सेल के अंदर ऑर्गन सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं है, मल्टी सेलर के अंदर ऑर्गन सिस्टम की जरूरत क्यों होती है, उसका आंसर भी बिल्कुल आपको आना चाहिए। सिंगल सेल के अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पर यहां पे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल in the multicellular organisms. All the life processes can be completed by the process of diffusion in the single-celled organisms, but diffusion is not sufficient to complete all the life processes in the multicellular organisms. But why? Diffusion means क्या होता है? What do you mean by the diffusion? Diffusion means 9th में पढ़ा है आपने। Diffusion means exchange या movement of any substance from high concentration to low concentration। और इसके लिए जो नेसेसरी थिंग है कि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है और वो केवल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और केवल एक सिंपल मियर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन एक डिफ्यूजन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरा का पूरा सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के, डायरेक्ट कांटेक्ट टू एनवायरनमेंट। डिफ्यूजन के लिए जरूरी है, जैसे आप मानते हैं कि सिंगल सेल है, ये आपकी एक सिंगल सेल है, अमीबा है या कुछ भी है, ये पूरी तरह से पूरी चारों तरफ से डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके? एनवायरनमेंट के। अगर आपको फूड चाहिए तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन इसके मुंह अंदर मूव कर सकता है। गैस चाहिए तो गैस के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट से गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसकी बॉडी में ज्यादा है, वो बाहर निकल जाएंगे। इट मीन सिंगल सेल में डिफ्यूजन पॉसिबल है क्योंकि सिंगल सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके? एनवायरनमेंट के। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण केवल डिफ्यूजन के द्वारा ये सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकती है, इसीलिए इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपकी किडनी हो जो एक्सक्रीटरी करे, क्योंकि इसकी सिंगल सेल इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है एनवायरनमेंट में, तो वो डायरेक्ट सेल ही क्या करेगी? एक्सक्रीट कर देगी। सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो गैस जो चाहिए वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ले लेगी, तो उसके लिए किसी लंग्स की या दूसरे गिल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत सिंगल सेल के अंदर नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे का, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं चाहिए आपके सिंगल सेल में, तो उसका आंसर डिफ्यूजन है। अब वो ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन अकेला पूरे सिंगल सेल की सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कैसे कर पाता है, तो उसका आंसर है कि सिंगल सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के, और एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से केवल डिफ्यूजन के द्वारा ही वो अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती है ना। अब देखो मल्टी सेलुलर पे आ जाओ। मल्टी सेलुलर के अंदर सारी सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके लंग्स हैं, किडनी है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं जितने भी, आपकी केवल स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के, बाकी की जो सेल्स है जो आपके, क्योंकि आप मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेलुलर नहीं है, तो मल्टी सेलुलर में सारी की सारी सेल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है उनको फूड, ऑक्सीजन या दूसरे मटेरियल कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। केवल डिफ्यूजन के द्वारा वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर ही नहीं सकती क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ही नहीं है ना, वो इंटरनल ऑर्गन्स में है। तो जब वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। इसीलिए केवल डिफ्यूजन के द्वारा आपके अंदर सारी लाइफ प्रोसेस मल्टीसेलुलर के अंदर कंप्लीट हो जाए ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए मल्टी सेलुलर्स जो होते हैं वो परफेक्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। तो उसका रीजन समझ में आ गया, व्हाई द मल्टी सेलुलर हैव द परफेक्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मल्टी सेलुलर के अंदर मल्टी सेल्स होती है और सारी की सारी सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती है। तो इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से वो केवल डिफ्यूजन की वजह से अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो जो इंटरनल सेल्स है उनको सारी चीजें पहुंचाने के लिए आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपके इंटरनल कोई जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपका एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, जो आर्टरीज और वेन्स करती है, आर्टरीज करती है। तो आर्टरीज आपके हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो आर्टरीज नहीं होगी तो आपके हर एक सेल तक ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं पहुंच सकती है, और नहीं पहुंचेगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा सारी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, और इसीलिए इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, पर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अगली जो चीज है वो आपको पता होना चाहिए, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है। द लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेसेस विच क्रिएट ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ प्रोसेसेस ही वो प्रोसेस है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या बताती है, डिफरेंस बताती है ना। बिना लाइफ प्रोसेस के जो एनिमल्स है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उनके अंदर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है ना। तो वो सारे क्या है, नॉन लिविंग। और लिविंग होंगे तो बिल्कुल अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस होगी। बिना लाइफ प्रोसेस के लिविंग बींग्स नहीं होते हैं। तो आप लाइफ प्रोसेस के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ में आ गया। तो देखो लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप किसको मानते हैं, जिसको जो फूड इनटेक करता हो, जो लोकोमोशन शो करता हो, ठीक है, रिस्पॉन्ड करता हो स्टिमुली को, रेस्पायरेशन करता हो, है ना, रिप्रोडक्शन करता हो, that are called living beings। अब इनको देखो आप, रेस्पायर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज द लाइफ प्रोसेस रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। आपका स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स किसकी वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से। आपका रेस्पायरेशन किसकी वजह से है, रेस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से। आपका रिप्रोडक्शन किसकी वजह से है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से। आपका लोकोमोशन किसकी वजह से है, आपके बोन का स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटन सिस्टम जो है, जो आपके बोन पूरा आपका बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती है, उसी की वजह से आप लोकोमोट कर पाते हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं है या कोई दूसरा सिस्टम है तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट फूड है, तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट मींस अगर आपके बॉडी में सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं और वो प्रॉपर वर्क करती है तो आप लिविंग है। और लाइफ पूरा सिस्टम हो या नहीं हो, पर लाइफ प्रोसेसेस जरूर होगी। लाइफ प्रोसेसेस और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग चीज है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है ये प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, रेस्पायर। जैसे अगर आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं अमीबा, तो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल भले ही नहीं हो, पर वो लाइफ प्रोसेस सारी शो करता है। वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बिल्कुल करता है। वो रेस्पायरेशन नहीं करता है, वो रेस्पायरेशन भी करता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली नहीं करता है, बिल्कुल वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को। सारी लाइफ प्रोसेसेस है उसके अंदर, ऐसा कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं है जो नहीं हो। बस ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर लाइफ प्रोसेसेस है। तो जिनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस है वो सारे लिविंग, जिनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस नहीं है वो सारे के सारे नॉन लिविंग। तो आपकी लाइफ प्रोसेसेस एक बाइंडिंग जो डालती है कि लिविंग कौन होगा और नॉन लिविंग कौन होगा। तो लिविंग मीन्स सारे ऑर्गेनिजम्स जो लाइफ प्रोसेस शो करते हैं, दैट आर ऑल कॉल्ड लिविंग। एंड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट शो द लाइफ प्रोसेसेस, दैट आर कॉल्ड नॉन लिविंग, भले लाइफ प्रोसेस कोई सी भी हो। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चंस निकालो आप, पेज नंबर 95। फर्स्ट क्वेश्चन,
Why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? पहला क्वेश्चन ही वही है जिसका आंसर मैं बता चुका हूं. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो इसका आंसर होगा in multicellular like humans, all the cells are not in direct contact with the environment. So only diffusion cannot supply the oxygen to all the cells of human beings. ह्यूमन बींग्स के अंदर सारी सेल्स जो है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और अगर वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो केवल डिफ्यूजन के द्वारा उनके पास ऑक्सीजन पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो केवल उसका आंसर इतना सा है कि वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में चूंकि सेल्स नहीं होती है तो केवल डिफ्यूजन के द्वारा उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? तो क्या क्राइटेरिया होगा? द ऑर्गेनिज्म या द सब्सटेंस इज अलाइव इफ इट शो द लाइव प्रोसेसेस. क्या क्राइटेरिया होगा? लाइव प्रोसेसेस. लाइव प्रोसेसेस जो है वो एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा. तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जिन सब्सटेंस के अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होती है दैट आर लिविंग, जिनके अंदर कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं है वो नॉन लिविंग है ना. तो क्राइटेरिया क्या है? लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स? देखो ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का मतलब केवल एनिमल नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स मीन प्लांट और एनिमल दोनों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है. तो प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे. अब आपका रॉ मटेरियल का मतलब होता है कौन से बेसिक सब्सटेंस वो यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, दैट आर कॉल्ड द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कौन सा होगा प्लांट्स के लिए? जैसे आपका सनलाइट है जिसको वो यूज करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. CO2 है, वाटर है ना, मिनरल्स है, ये सारे चीजें नेसेसरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए. इनमें से अगर आप कोई भी चीज एक को इरेडिकेट कर देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सनलाइट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, CO2 नहीं देंगे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वाटर नहीं देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस और दूसरी प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट है वो भी रुक जाएगा, है ना. मिनरल्स के लिए भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स नेसेसरी है प्लांट्स के लिए. एनिमल्स के लिए जाएंगे तो क्या जाएगा? एनिमल्स के लिए भी आपका O2 चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जितने भी अपन मिनरल्स मानते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स मानते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, है ना. तो न्यूट्रिएंट्स दैट आर ऑल एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो ये रॉ मटेरियल्स है जो आप यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है. फोर्थ, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ? द ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. आंसर क्या है इसका? लाइफ प्रोसेसेस. सारी लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल है किसी भी आपकी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए. डेफिनेशन ही वही है, डेफिनेशन ही पूछी है आपको और डेफिनेशन ही है वो, है ना. तो द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ एन लिविंग बींग्स दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो कौन सी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है चौथे में? लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया. चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन. nutrients and nutrition are the different things. nutrients अलग होता है और न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग चीज है. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, हाँ बोलो, कोई बताओ, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? First है nutrients. Nutrients means the substances which are needed
for the growth and development of an organism that are called nutrients. The substances which are needed by an organism for their proper growth and development of the body that are called nutrients. मतलब वो substance जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, उन सभी सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इनके अंदर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, विटामिन आएंगे, है ना, प्रोटीन आएगा, मिनरल्स है ना, वाटर है, दैट आर ऑल। तो वो सभी सब्सटेंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, उन सभी सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई? ऑल द सब्सटेंसेस which are necessary for the proper growth and development of an organism that are called nutrients। तो इनके बिना उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बीमारियां हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी तो डिसीज हो जाएगी, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, वहां पे डिसीज की एंट्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ये सभी नेसेसरी है, और सभी नेसेसरी किस अमाउंट में? जितने अमाउंट में आपको चाहिए, है ना, उससे न तो कम न ज्यादा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तब भी डिसीज करेंगे, और अगर ज्यादा हो जाएंगे तब भी आपको बीमार करेंगे। तो जो अप्रोप्रिएट अमाउंट में ये चाहिए, उतने अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपकी बॉडी को अगर मिलेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेगी। दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ nutrients and their utilization, that is called nutrition। मतलब वह प्रोसेस जिसके द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को आप प्राप्त करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसको अपन न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोसेस से इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इसी प्रोसेस के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, नहीं। जैसे आप खाना बना सकते हैं, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो अलग है, पूरी अलग है। और अगर आप ह्यूमंस के अंदर ले लेते हैं तो ह्यूमंस के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का तरीका पूरा अलग है। प्लांट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और अपनी प्रोसेस उसकी स्वयं की है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उसके द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेता है, इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए वो प्रोड्यूसर कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स है दैट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स ऑन द प्लांट्स और एनिमल्स। जो ह्यूमंस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? या तो प्लांट के ऊपर या एनिमल के अंदर, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट बहुत कम होता है, क्योंकि एनिमल्स ही प्लांट डिपेंडेंट है आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। तो आपका जो इंटेक का तरीका है, उस न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का तरीका है, वो प्लांट से डिफरेंट है। प्लांट्स का अलग है और आपका अलग है। तो ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया? द प्रोसेस बाय विच वी टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस बाय विच वी यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आप किस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में आपको अर्थ पहले, बजाय आपको केवल वो टॉपिक पढ़ने से कि न्यूट्रिशन में क्या है, डायरेक्ट आप वहां चले जाएंगे, नहीं, आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर आपको न्यूट्रिशन का अर्थ पता होगा प्रॉपर, तो आपको न्यूट्रिशन को याद करने में भी सरलता होगी कि आप न्यूट्रिशन को इजी वे में कैसे याद कर पाता है। ठीक है ना? तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में अंतर समझ में आ गया? तो लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना पूरा फूड खुद गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं बाकी के सारे, वो अपना खाना प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके बैक्टीरिया हैं या दूसरे हैं, वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो वो
डेड और डिकेइंग मैटर से भी अपना खाना प्राप्त करते हैं, उनको आप डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो जैसे इसको प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना prepare their food by the photosynthesis, by the process of photosynthesis. एनिमल के अंदर जाएंगे तो दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, एदर प्लांट और एनिमल। और तीसरी कंपाउंड जो आते हैं जैसे डिकम्पोजर है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये तीनों चीजें इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो फूड जो आप प्राप्त करते हैं उनका तरीका तीनों में अलग है। प्लांट्स अपने फूड का प्रिपरेशन सेल्फ करता है और जिस प्रोसेस से करता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स विल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, एंड द थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड दैट आर कॉल्ड organisms that are called decomposers get their food from the dead and decaying matters by the use of biocatalyst और called enzymes। इनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस जब कंप्लीट होती है तो कुछ बायोकैटलिस्ट काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट वो होते हैं जिसको अपन एंजाइम्स कहते हैं। तो इन एंजाइम्स की वजह से डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देता है और फिर डिकम्पोज करके जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उससे अपना फूड वो प्राप्त करता है। तो बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं या जो रिएक्शंस को सिंपल बनाते हैं उन सबको एंजाइम्स कहेंगे। ठीक है ना। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पहला आपका फर्स्ट जो टाइप है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप 7th में भी पढ़ चुके हैं, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको इसका आंसर कहां से मिलेगा? प्रोसेस से। किस प्रोसेस के द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, वही इसकी डेफिनेशन होगी। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms or plant prepare their food by themselves with the help of raw materials या photosynthesis, that is called autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which plants make their food by on with the help of photosynthesis. That is called ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये अलग ही न्यूट्रिशन की टाइप है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और पूरा का पूरा खाना खुद ही बना लेता है, और जो रॉ मटेरियल उसको एनवायरनमेंट से मिलते हैं उसके आधार पर, मतलब आपके जो जंगलों में या जो पेड़ पौधे उगे हुए उनकी आप कोई हेल्प नहीं करते हैं और कोई ऑर्गेनिजम्स उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस अब आपको पढ़नी पड़ेगी वो होगी फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो आपका है फोटोसिंथेसिस। अब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, किस प्रोसेस के द्वारा वो खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस पे आ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन फूड बाय द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। उसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस by which plants make their own food with the help of
सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल। दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। उसको आप क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है इसकी, वो आप इसी के आधार पे दे सकते हैं क्या क्या यूज करता है वो। तो CO2 यूज करता है, वाटर यूज करता है, किसके प्रेजेंस में यूज करता है? सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है। CO2 H2O उसके रॉ मटेरियल्स हैं जो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12 और 6 में चेंज हो जाते हैं और ऐसे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के अंदर आपका 6CO2 6H2O और ये बनेगा 6O2। अगर आप 12H2O लेते हैं तो आपको 6H2O वापस बाहर निकालने पड़ेंगे और अगर आप 6H2O लेते हैं तो 6O2 ही बाहर निकलेगी। आपकी बुक में जो दे रखी है इक्वेशंस वो भी राइट है। और अगर आप उसमें 12H2O लेते हैं, उस बुक की इक्वेशंस को देखो, 6CO2 प्लस 12H2O, तो जो बनेगा आपका ऐसे बाय प्रोडक्ट 6H2O भी बनेगा। और अगर आप 6H2O ही ले लेते हैं तो 6O2 ही बनेगा, मतलब आप H2O को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। जो बनेगा वो आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ये प्लांट का प्रोडक्ट है और स्टोर्ड हो जाएगा, या उसका फूड भी है। जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उनमें आपको सोर्स और रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए वो सब पता होना चाहिए। फर्स्ट चाहिए सनलाइट। सनलाइट का सोर्स क्या है? सन। सनलाइट प्राप्त किससे करता है? आपके सन से। CO2 कहां से प्राप्त करता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर इज द सोर्स। पर इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो भी आपको पता होना चाहिए कि एंटर प्लांट के अंदर CO2 कहां से एंटर होती है? हाँ ठीक है ना। तो CO2 एटमॉस्फेयर से मिलती है और एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर एंटर कहां से होती है? तो दैट आर स्टोमेटा। कहां से एंटर होती है? स्टोमेटा। स्टोमेटा को अपन बाद में वापस पढ़ेंगे। लीव्स और स्टेम दोनों पर प्रेजेंट होते हैं और इनके द्वारा जो CO2 है एटमॉस्फेयर में होती है वो प्लांट के अंदर एंटर होती है। तीसरा जो रॉ मटेरियल है वो आपका H2O, दैट विल प्लांट विल गेट फ्रॉम द सॉइल बाय रूट। प्राप्त कहां से करेगी? सॉइल से। सोर्स क्या होगा? रूट। रूट जो फंक्शन है रूट, वो एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से पानी को और उसको अपवर्ड मूवमेंट कराएगी। वो अपन ट्रांसपोर्ट के अंदर देखेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर ही अगला जो प्रोसेस है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि H2O रूट से सॉइल में आता है, सॉइल से रूट में आएगा, रूट से वो ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, वो सारी प्रोसेस अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बता देंगे। चौथा जो इसको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में। जो आपकी पत्तियां हैं उसके अंदर नेचुरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल इज द फर्स्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे अगर आप कहें सनलाइट इंपॉर्टेंट है तो सनलाइट को प्लांट में सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन करता है? तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद आपकी ये बाकी की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सनलाइट आपको सन से मिलती है डायरेक्ट। जो प्लांट में सनलाइट को एक्सेप्ट करने वाला है, जो सनलाइट को डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है वो प्लांट के सारे पार्ट्स नहीं है। जो पिगमेंट सनलाइट को एक्सेप्ट करता है दैट इज क्लोरोफिल दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स। इसीलिए आपकी फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स में कंप्लीट होती है। बाकी स्टेम और बाकी की जो ब्रांच है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट तो वो भी प्राप्त कर रहे हैं।
CO2 H2O उनके पास भी है, पर जो चीज उनके पास नहीं है वो क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज द फर्स्ट एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल होता है, और ये बाकी की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। CO2 एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेगा, एटमॉस्फेयर से आपके प्लांट में एंटर स्टोमेटा के द्वारा होगी, जो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और H2O सोइल से एब्जॉर्ब करेगी। पर कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट। इसको अपवर्ड मूवमेंट जाइलम और फ्लोएम कराएंगे, जो अपन नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। और क्लोरोफिल बता ही दिया, लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट एब्जॉर्बर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। The photosynthesis is get completed into 3 steps. जो 3 स्टेप है उसके अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। आपके बुक के पेज नंबर 96 पे दे रखा है ऊपर, उनको देखो। फर्स्ट स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल फर्स्ट एब्जॉर्बर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को ट्रैप करता है ना? और क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का ग्रीन कलर होता है, ये तो आप सब जानते हैं। सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, जब एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट एनर्जी को, मतलब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। सेकंड जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो प्रोसेस समझ में आई, आपको दे रखी है बुक में, splitting of water, the process by which H2O produce oxygen is the splitting of water molecule। यहाँ पे सेकंड स्टेप में कन्वर्जन होता है किसका? लाइट एनर्जी का। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पर ऐसा आप मानते क्यों है? Why we consider that the light energy is converted into chemical energy? But I, how? कैसे कैसे मानते हो आप लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? क्योंकि यहाँ पे आप लाइट का मतलब हो गया सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। और केमिकल्स का मतलब केमिकल बनेगा। केमिकल क्या बन रहा है आपका? फुट C6H12 और 6। तो ये जो कन्वर्जन है जहाँ पे आप सनलाइट का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट आप ट्रैप करेंगे, सनलाइट के फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी। फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट होने की वजह से बाद में आपका केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल्स बनता है। और फिर यहाँ पे दूसरी प्रोसेस होगी H2O का स्प्लिटिंग टू फॉर्म H2+O2, और ये आपका बाय प्रोडक्ट है। सोर्स क्या है? H2O। प्रोसेस क्या है? स्प्लिटिंग, है ना? तो जो सोर्स है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, उसका सोर्स H2O है, और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन बनती है, दैट इज कॉल्ड एन स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो फोटोसिंथेसिस में आपकी ऑक्सीजन बन रही है उसका सोर्स H2O है, प्रोसेस स्प्लिटिंग है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है? तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होता है? CO2 का। CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। बनेगा क्या? C6H12 और 6 आपका कार्बोहाइड्रेट। Why we consider that the CO2 is get reduced in this step? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि CO2 यहाँ पे रेड्यूस हो रही है? उसका रीजन ये है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, पर H ऐड हुई है। फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। उसी को तो आप रिडक्शन कहते हैं,
ऑक्सीजन का कंबाइनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड कंबाइनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप CO2 का रिडक्शन मानते क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है वो CO2 है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12 और 6, जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर हाइड्रोजन एडेड है। इट मीन्स आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और चूंकि हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है और इसीलिए इस प्रोसेस को अपन रिडक्शन मानते हैं, और ये मानते हैं CO2 इज गेट रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। फिर अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा की डेफिनेशन होगी द टिन्नी ओपनिंग that are present on upper and lower layer of leaves that are called stomata। स्टेम पर भी स्टोमेटा होते हैं, पर उनको स्टेम पर जो ओपनिंग्स पाई जाती है उनको अपन स्टेम के ऊपर जो स्टोमेटा होंगे उनको लेंटिकल्स कहते हैं, है ना। तो जो स्टेम के ऊपर ओपनिंग्स होगी वो लेंटिकल्स कहलाएगी, और जो लीव्स के ऊपर ओपनिंग होती है दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। द टिनी ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, तो दोनों लेयर पे होती है, अपर और ये लीव्स अगर होती है आपकी, तो लीव्स के अपर यहाँ पे टिनी ओपनिंग्स होगी सारी, पर लोअर लेयर पे थोड़ी कम होती है और अपर लेयर पे थोड़ी ज्यादा होती है, पर होती दोनों लेयर पे, अपर और लोअर लेयर दोनों पे। तो द टिनी ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द लीव्स दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, उनको अपन स्टोमेटा कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। सेकंड जो पॉइंट है वो इसका डेफिनेशन के बाद फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? तो फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, पहले ही बताया, CO2 और O2 दोनों का एक्सचेंज होता है इस स्टोमेटा के द्वारा। मतलब ये अगर आपका स्टोमेटा है और ये लीव्स है, तो CO2 तो एटमॉस्फेयर से इसके अंदर एंटर होगी और इसी से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के में जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन बनेगी वो भी बाहर किससे निकलेगी? स्टोमेटा के द्वारा। और एंटर जो होगी CO2 वो भी किसके द्वारा होगी? स्टोमेटा के द्वारा। तो स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब CO2 और O2 का इन्वायरमेंट और प्लांट के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो आपके स्टोमेटा के द्वारा होता है। सेकंड जो इसका फंक्शन है दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, है ना, या प्लांट। जो प्लांट है उसके द्वारा वाटर का जो इवोपरेशन होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये दोनों फंक्शन है जो स्टोमेटा कंप्लीट करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपीरेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसका फिगर है, तो आपको फिगर भी याद होना चाहिए। फिगर, है ना, दोनों के फिगर जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ए और बी, फिगर 6.3 ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको याद होने चाहिए। एक ओपन स्टोमेटा का है और दूसरा क्लोज स्टोमेटा के हैं। दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, तो ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा दोनों के फिगर आपको आना चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए। मतलब प्लांट के अंदर कोई गार्ड सेल नहीं है जो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करती है। जैसे स्टोमेटा है तो ये एक गार्ड सेल होगी और ये भी दूसरी गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटा ओपन है। और इनको अपन कहते हैं गार्ड सेल्स। तो आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा कब? क्या मैकेनिज्म है जो ये गवर्न करता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाए और क्लोज हो जाए, है ना? क्योंकि बिना कोई ऐसा कोई गार्ड नहीं है जो उसका मतलब ऐसा कि उसको ओपन कर दे और दूसरा बंद कर दे। तो ये परफेक्ट मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर जिसके द्वारा वो
स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है। जब स्टोमेटा को ओपन करना हो तब क्या करता है, वाटर इज पुश्ड इन गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड सेल के अंदर वाटर का इनवर्ड मूवमेंट होता है और इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये आपकी गार्ड सेल्स है। अगर वाटर का इनवर्ड मूवमेंट होगा तो ये क्या होगी, फ्लैटन होगी, फूलेगी और फूलने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सेकंड जो है क्लोज, क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये जो गार्ड सेल होती है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। अगर आपका स्टोमेटा क्लोज करना है तो इस वाटर को आउटवर्ड मूवमेंट करा दो। जब आउटवर्ड मूवमेंट कराते हो तो ये श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये दोनों स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग है ना। इस मैकेनिज्म से आप स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को समझा सकते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड, और भी बाकी बहुत सारी थ्योरियां हैं पर आपके कोर्स में केवल यही है, तो आपको बाकी की थ्योरी नहीं पढ़नी है ना, उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और आउटवर्ड मूवमेंट अगर होता है वाटर का गार्ड सेल से तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बाकी का अपन कल